जय हिंद। स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि आज के इस क्लास में आप सभी लोग कवर करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल। आपके पेपर का नाम है इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है। अभी हाल ही में इसका एग्ज़ाम हुआ था लगभग फरवरी में। ठीक है, तो 2024 एग्ज़ाम, 2025 एग्ज़ाम, 2026 एग्ज़ाम, 2027 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। अच्छा, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन पेपर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी डीडीयू यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन पेपर है जिसका पेपर कोड है जीईओ 201। ठीक है, किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं। सर जी, ऑब्जेक्टिव एग्जाम कहाँ होने वाले हैं? देखिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में और मैं यहाँ पर आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, माँ सुगुम्बारी यूनिवर्सिटी में, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में, और लगभग लगभग 40% कॉलेज में आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे, 60% कॉलेज में लिखित एग्जाम होंगे। ठीक है, लिखित एग्जाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, राम मनोहर लोहिया वध विश्वविद्यालय है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर आपके लिखित एग्जाम है। तो मैंने लिखित एग्जाम का मॉडल पेपर भी दिया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा कर के आप सारे लोग कवर कर सकते हैं जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं लिखित के। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत ही रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको प्रत्येक बच्चे तक इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर पहुँचाएँगे, यानी शेयर करेंगे व्हाट्सएप पर। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को व्हाट्सएप पर शेयर करिएगा। मॉडल पेपर नहीं सेंड करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सेंड कर दिया कीजिए ताकि जो भी आपके दोस्त हैं, वो अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, सभी छात्र-छात्राओं से निवेदन है कि इसे शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, जैव भू रासायनिक चक्र में कौन से तत्व आमतौर पर शामिल होते हैं? ध्यान दीजिएगा, जैव जैव भू रासायनिक चक्र में पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपके राइट आंसर होंगे। देखिए, जैव भू रासायनिक चक्र में कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी होते हैं, लेकिन इसके पहले एक और आपके सिम्टम्स होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका पानी। ठीक है, पानी भी होता है, लेकिन आपके ऑप्शन में पानी दिया नहीं है। हो सकता है जब अगली बार एग्ज़ाम में पूछे तो हो सकता है पानी भी दे, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलें। इसमें आपको पता चल गया जैव भू रासायनिक चक्र में कौन से तत्व शामिल होते हैं। पानी, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, वनों की कटाई का एक प्रमुख कारण क्या है? वनों की कटाई का प्रमुख कारण है साथियों, नगरीकरण और बुनियादी ढांचों का विकास। ठीक है, नगरीकरण यानी शहरों को बसाने के लिए जंगलों को काटना पड़ेगा क्योंकि आबादी बढ़ रही है। ठीक है, यही मुख्य कारण है वनों की कटाई का। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर तीसरा आपका क्या पूछा गया है, वनों की कटाई जलवायु परिवर्तन में कैसे योगदान करती हैं? तो वनों की कटाई जलवायु परिवर्तन में इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वनों की कटाई होगी, जब जंगलों का कटाई होगा तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाएंगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा गया है, मिट्टी के कटाव का प्राथमिक कारण क्या है? आवरण फसलें लगाना, वनों की कटाई, पहाड़ियों पर सीढ़ियों का निर्माण या फिर वर्षा की कमी? बताइए, मिट्टी के कटाव का प्राथमिक कारण क्या होता है? कि वनों की कटाई। ठीक है, जब आप जंगलों को काट देंगे तो मिट्टी का कटाव ऑटोमेटिक होगा जब बारिश होगा तो। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, मैंने कई मॉडल पेपर भी सॉल्व कराए हैं, तो आप लोग ज़रूर मॉडल पेपर भी देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपको सारे नोट्स और पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हैं, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी जानकारी रहती है टेलीग्राम ग्रुप में ही दी जाती है, चैनल पर नहीं दी जाती है, क्योंकि वीडियो बनाना बार बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, चले पांचवा प्रश्न है, वनस्पतियां मृदा अपरदन को रोकने में कैसे मदद करती हैं? बताइए, कैसे मदद करती हैं? बिल्कुल, जड़ों के साथ मिट्टी को स्थिर करके तथा सतही अपवाह को कम करके। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, छठा प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्न में से कृषि पर मृदा अपरदन का एक परिणाम क्या है?
कृषि पर यानी खेती पर मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव या फिर मिट्टी के बहाव का, ठीक है, क्या परिणाम पड़ता है कृषि पर? तो ध्यान दीजिएगा, जब भी खेतों का जो ऊपरी परत है अगर वो बह जाएगा तो खेती अच्छे से नहीं होगी, फसल अच्छे से नहीं होगा। तो क्या होगा? कृषि यानी खेती उत्पादकता में कमी, जो भी खेती होगी उसका जो उत्पादन होगा उसमें कमी आएगी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 7 आपको पूछा गया है, निम्न में से कौन सी एक रणनीति मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए है? कौन सी रणनीति है? तो देखें, कृषि वानिकी प्रथाओं को लागू करना, ठीक है, ये एक रणनीति है जिससे मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, वनों की कटाई वन्य जीवों के आवासों को कैसे प्रभावित करती है? यानी जंगलों की कटाई जो होती है उसमें जो जानवर रहते हैं उनके घरों को कैसे प्रभावित करती है? तो उनके घरों को यह ऐसे प्रभावित करेगी कि यह प्राकृतिक आवासों को कम और खंडित करता है, वनों की कटाई, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, बहुत ही आसान ये प्रश्न क्वेश्चन पेपर आया था, तो इस बार भी ज़्यादा कठिन नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान से आप सभी लोग पढ़ेंगे। देखिए, नवा प्रश्न है आपका, हवा या पानी द्वारा ऊपरी मिट्टी को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हवा या पानी के द्वारा जब भी धरती का जो ऊपरी मिट्टी है उसको अगर हटाया जाएगा तो उसे अपरदन बोला जाता है, ठीक है, इरोजन बोला जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 10 है आपका, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक वायु प्रदूषक है? प्राथमिक वायु प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, ठोस ईंधन के उपयोग से खाना पकाने वाले घरों के अंदर वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो आप सभी लोग ज़्यादातर बच्चे गांव से ही होंगे, तो आप लोगों के घर में देखे होंगे किससे खाना बनाया जाता है? लकड़ी जला करके खाना बनाया जाता है या फिर बायोमास, ठीक है। पूछा क्या है? ठोस ईंधन के उपयोग से, ठोस ईंधन क्या है? लकड़ी है, उसके खाना पकाने वाले घरों के अंदर वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? लकड़ी जलाना या बायोमास, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है, अम्लीय वर्षा के वृद्धि में कौन सा प्रदूषक शामिल है? देखिए, अम्लीय वर्षा जो है साथियों सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के चलते होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड आपके ऑप्शन में दिया नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 12 का, ठीक है। ध्यान रखेंगे, 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए, प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है, कौन सा संगठन संयुक्त राज्य अमेरिका में वायु गुणवत्ता मानक और नियम निर्धारित करता है? तो ये ईपीए करता है। ईपीए कौन है भैया? तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, ये अमेरिका का है, जो वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स को निर्धारित करता है कि कहाँ कितना प्रदूषण है, कहाँ का हवा साफ़ है, कहाँ का हवा साफ़ नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे प्रश्न नंबर 13 का। चलिए, प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है, बाढ़ अक्सर कहाँ आती है? तो जो बाढ़ होते हैं ये अक्सर तटीय क्षेत्रों में आती हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है, गर्म और ठंडी वायु राशियों के मिलने से किस प्रकार के चक्रवात अक्सर तूफान के कारण बनते हैं? बताइए, ध्रुवीय चक्रवात के कारण, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण, या अति उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण, या मेसोसाइक्लोन? बताइए, गर्म और ठंडी वायु राशियों के मिलने से किस प्रकार के चक्रवात अक्सर तूफान के कारण बनते हैं? तो अति उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 आपको पूछा गया, कौन सा कारक मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता को निर्धारित करता है? तो साथियों, जो आपका वायुमंडलीय दबाव है, ठीक है, जो आटमोस्फेयर प्रेशर है, ये क्या करता है? ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता को निर्धारित करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सबसे पहले सिस्मोग्राफ पर दर्ज होती हैं? तो जो पी तरंगे होती हैं ये सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले दर्ज होती हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। भूकंपीय तरंगों में सबसे पहले सिस्मोग्राफ पर पी तरंगे आपकी दर्ज होती हैं।
मैंने मॉडल पेपर में आपको पी तरंगे, एस तरंगे, इन सभी को काफ़ी एक्सप्लेन कर के बताया, इसीलिए मॉडल पेपर आपको दी जाती है कि आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो मॉडल पेपर भी ज़रूर देख लेंगे आप लोग। भूकंप की तीव्रता का पैमाना क्या कहलाता है? देखिए, मॉडल पेपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, उसी में है सब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भूकंप की तीव्रता, देखिए भूकंप किससे नापा जाता है? रिएक्टर स्केल से भूकंप नापा जाता है। लेकिन जो भूकंप की तीव्रता का पैमाना होता है वो मार्केली स्केल कहलाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। भूकंप की तीव्रता का जो पैमाना है वो मार्केली स्केल कहलाता है, और जो भूकंप की तीव्रता है वो रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 19 क्या है? जलवायु परिवर्तन क्या है? जलवायु परिवर्तन क्या है? तो पृथ्वी के जलवायु प्रतिरूप में दीर्घकालिक परिवर्तन, ये क्या है? जलवायु परिवर्तन है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपका क्या पूछा गया है? नदीय बाढ़ की प्राथमिक विशेषता क्या होती है? नदीय बाढ़ की प्राथमिक विशेषता नदी एवं जल धाराओं में उफान होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। किस प्रकार का सूखा सतही जल और भूमिगत जल की आपूर्ति में कमी से संबंधित है? कृषि सूखा, जल विज्ञानी सूखा, मौसमी संबंधी सूखा या सामाजिक आर्थिक सूखा? बिल्कुल, जल विज्ञानी जो सूखा है ये क्या है? ये सूखा सतही जल और भूमिगत जल की आपूर्ति में कमी से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है, सामाजिक आर्थिक सूखा समुदायों को कैसे प्रभावित करता है? सामाजिक आर्थिक सूखा समुदायों को जल की कमी और आर्थिक हानि का कारण बनकर प्रभावित करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, क्या पूछा गया है? चक्रवात क्या है? बताइए, साइक्लोन क्या होता है? व्हाट इज ए साइक्लोन? चक्रवात क्या है साथियों? तो चक्रवात घूमती हवाओं के साथ एक निम्न वायुदाब प्रणाली है। ठीक है, ए लो प्रेशर सिस्टम विथ रोटेशन विंड। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 24 है, ध्रुवीय चक्रवातों की क्या विशेषता है? ध्रुवीय चक्रवातों की विशेषता होती है कि ये ध्रुवीय क्षेत्रों में निम्न दबाव प्रणाली में होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 आपको पूछा गया है, हाल के जलवायु परिवर्तन के रुझान का प्राथमिक चालक क्या है? तो मानव गतिविधियां, विशेषकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस बढ़े हुए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा गया है, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य वैश्विक सहयोग के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना है? तो ये आपका पेरिस समझौता था। ये ऑप्शन आपका राइट है। पेरिस समझौते से पेरिस समझौते का उद्देश्य क्या था? वैश्विक सहयोग के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना। प्रश्न नंबर 28 आपका, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का तात्पर्य क्या है? इकोसिस्टम। बताइए, इकोसिस्टम शब्द का क्या तात्पर्य होता है? तो इसका मतलब है जो जीव हैं और उनके भौतिक वातावरण के बीच, जो जीव हैं धरती पर और भौतिक जो वातावरण है उसके बीच परस्पर क्रिया करने वाला एक समुदाय। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 28 का। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा गया, कौन सी ग्रीन हाउस गैस मुख्य रूप से कृषि गतिविधियों से जुड़ी है? देखें, मेथेन गैस, क्योंकि चावल की खेती जब होती है तो भी आपका मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मीथेन गैस जो है ये कृषि गतिविधियों से जुड़ी हुई है। बी ऑप्शन आपका राइट है। मीथेन गैस का जो सूत्र होता है CH4 होता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 30 क्या है आपका? अच्छा, जो गाय भैंस पगुरी करती हैं, पगुरी आप लोग समझ रहे होंगे ना, गाय भैंस बकरी जो भी चार पैर वाले हैं देखे होंगे आप लोग, जो शाकाहारी जानवर है चार पैर वाले, ये पगुरी करते हैं। तो जब ये पगुरी करते हैं तो ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ध्यान रखेंगे। जो भी गाय भैंस बकरी आप लोग देखे होंगे मुँह चलाते हैं, मुँह चलाते चलाते जो गाज निकलने लगता है वो एक तरह से मीथेन गैस उसमें निकलता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 30 है,
उत्तरी अटलांटिक और उत्तर पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? तो हरिकेन के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का एक गैर बिंदु स्रोत है? तो ध्यान से देखना पड़ेगा। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, ये तो नहीं होगा क्योंकि उपचार संयंत्र है। फैक्ट्रियों से निकला तरल अपशिष्ट, ये भी नहीं है। तेल का रिसाव, ये भी नहीं है। क्या है? जल प्रदूषण का एक गैर बिंदु स्रोत, कृषि क्षेत्रों से अपवाह जो है, ये जल प्रदूषण का एक गैर बिंदु स्रोत है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया है, जल प्रदूषण के संदर्भ में यूट्रोफिकेशन क्या है? जल प्रदूषण के संबंध में यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है पोषक तत्व संवर्धन के कारण शैवालों की अत्यधिक वृद्धि। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, ठीक है, जिम्मेदार है। बी ऑप्शन आपका राइट है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए और भी गैसें जिम्मेदार हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 34 क्या है, समुद्र तल पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या परिणाम है? देखिए, समुद्र तल पर पूछा है तो समुद्र स्तर में वृद्धि होगी। अब समुद्र के स्तर में हीट की वृद्धि होगी या समुद्र के स्तर में जल की वृद्धि होगी, ये दोनों हो सकता है, क्योंकि आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं है, केवल वृद्धि लिखा है। किस चीज़ का वृद्धि? तापमान का भी वृद्धि हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग के चलते, और जल स्तर में वृद्धि इसलिए होगा क्योंकि हिमखंड पिघलेंगे तो जल स्तर ऑटोमेटिक बढ़ेगा समुद्र का, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। कभी कभी एग्जामिनर क्या होते हैं, बहुत ही चालाक होते हैं, बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। समय रहते हुए आपके क्वेश्चन पेपर को काफ़ी अच्छी तरीके से सॉल्व करा के दे दिया जाएगा, ठीक है। चलें, और एग्ज़ाम से पहले आपको महासंग्राम रिवीजन क्लासेस भी मिलती हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों, ताकि आप 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी मेरे साथ जरूर जुड़े रहें। काफ़ी शानदार तरीके से तैयारी कराई जाती है बीए सेमेस्टर वाला पर, लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से, ठीक है। चलिए, 35 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग समन में ऊर्जा दक्षता का क्या महत्व है? तो यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए ऊर्जा की खपत को कम करना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 36 है 36 नंबर, ओजोन क्षय के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? यानी ओजोन का जो परत है उसको खराब करने के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC, ठीक है, ये दोनों। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा गया, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य ओजोन रिक्तीकरण से संबंधित है? बहुत बच्चे यहाँ पर गलत करके आए थे, वियना कन्वेंशन लगा के आए थे, हालांकि वो भी गलत नहीं थे, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य ओजोन रिक्तीकरण से संबंधित आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। सर जी, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है? पहले आप ये जान लीजिए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 37 का। प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य ओजोन रिक्तीकरण से संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये समझौता हुआ था साथियों, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ठीक है, जिसका मकसद ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों के उत्पादन और इस्तेमाल को कम करना था, ठीक है। अच्छा, वियना कन्वेंशन क्या है? वियना कन्वेंशन को इसलिए स्थापित किया गया था कि जो ओजोन परत है इसको संरक्षण के लिए, ओजोन परत को कैसे बचाया जाए, क्या किया जाए कि ओजोन परत बच जाए, ठीक है। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये रसायनों का उपयोग बंद करने के लिए सभी देश मिल करके इस पर काम किए थे कि हम लोग रसायनों का उपयोग एकदम कम कर देंगे, बहुत ही कम करेंगे, ताकि ओजोन परत को नुकसान ना हो, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का स्थापना वर्ष पूछता है तो ध्यान रखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो स्थापना हुई थी वो 16 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 16 दिसंबर 1987 को। और जो वियना कन्वेंशन हुआ था ये 1985 में हुआ था, 1985 में, ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। चलें, प्रश्न नंबर 38 क्या है, 38 नंबर प्रश्न पूछा गया है,
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए अभी आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, जो भी आपका ध्यान दीजिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य था ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत की रक्षा करना। ठीक है, समझ में आया? सी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 38 का। प्रश्न नंबर 39 है आपका, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के जैविक घटक का उदाहरण है? देखें यहाँ आपका जो पौधे हैं, ठीक है, क्या हैं? जो पौधे हैं, प्लांट हैं, ये क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है पौधा। और जो सूर्य का प्रकाश है, ये पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है। क्या है? अजैविक घटक है। ध्यान रखिएगा, सूर्य अजैविक घटक है पारिस्थितिकी तंत्र का, पौधा जो है पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर 2 प्रश्न मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 40 क्या है? निम्न में से कौन सा जीव खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर पाया जाता है? खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर भक्षी पाए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 क्या है? 41 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कम तापमान फर्माफास्ट, हाँ ठीक है, फर्माफास्ट और अम्ल पौध विकास अवधि किस बायोम की मुख्य विशेषता है? तो यह टुंड्रा प्रदेशों की मुख्य विशेषता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 है आपका, उच्च तापमान, प्रचुर वर्षा तथा घनी वनस्पतियाँ किस पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता होती हैं? तो ये वर्षा वन की विशेषता होती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 आपका क्या पूछा गया है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक क्या कहलाता है? किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो एक ऐसा जीव जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाता हो। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 आपका पूछा गया, किसी ऊर्जा पिरामिड में, ठीक है, किसी ऊर्जा पिरामिड में सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा कहाँ पाई जाती है? शीर्ष स्तर पर, मध्य स्तर पर या निम्न स्तर पर? तो देखिए जो निम्न स्तर है यहाँ पर ऊर्जा सबसे अधिक पाई जाती है ऊर्जा के पिरामिड में। सी ऑप्शन आपका राइट है। बॉटम लेवल में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में भी देख लेंगे, बॉटम लेवल में। प्रश्न नंबर 45 क्या है? 45 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का स्रोत जो होता है सूर्य का प्रकाश होता है, सनलाइट होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 46 क्या है? किसी एक खाद्य जाल में तीर क्या प्रदर्शित करता है? तो जो तीर होता है ये द फ्लो ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के प्रवाह को प्रदर्शित करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, यानी वो दिखाता है कि ऊर्जा का प्रवाह कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 47 क्या है आपका? जैव भू रासायनिक चक्र से क्या तात्पर्य है? जैव भू रासायनिक तात्पर्य क्या है इसका? जैव भू रासायनिक चक्र से बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल साथियों, जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के मध्य पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण से। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 का 48 नंबर, पर्यावरण किसे कहते हैं? तो पर्यावरण वह परिवेश जिसमें जीव रहते हों और आपस में परस्पर क्रिया करते हों उसे पर्यावरण कहते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 49 क्या है? निम्न में से कौन एक प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है? कंप्यूटर, जंगल, आवासीय स्थल या स्मार्टफोन? तो जंगल क्या है? फॉरेस्ट क्या है? एक प्राकृतिक पर्यावरण घटक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 क्या है साथियों? जैव विविधता से जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता से आप क्या समझते हैं भैया? बिल्कुल, किसी विशेष आवास या पारिस्थितिकी तंत्र में जीवन की विविधता जो होती है जैव विविधता कहलाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 50 का। तो साथियों ये रहा आपका 50 प्रश्न। ठीक है, उम्मीद है आप इस क्वेश्चन पेपर को आगे ज़रूर शेयर करेंगे। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी ज़रूर अच्छा लगी होगी। प्लीज़ इस क्लास को एक लाइक ज़रूर करिएगा ताकि यूट्यूब इस क्लास को आके बाकी बच्चों के पास भी भेजे। आप लोग भी व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा इस क्वेश्चन पेपर को। जल्द मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।